डिटेक्टिव कोनन, डेथ नोट। अध्याय 41 से 41, चुड़ैल के दरवाजे को रोकना। चुड़ैल के लिए आज का दिन बस एक सामान्य दिन था। इसमें कोई आश्चर्य या रहस्य नहीं था, बस उबाऊ और अर्थहीन समय था। जब मंच पर मौजूद शिक्षक एक रस स्वर में व्याख्यान दे रहे थे, तब कोइजुमी अकाको ने बस अपनी ठुड्डी को हाथ पर टिकाया और अनमने ढंग से खिड़की से बाहर आकाश की ओर देखती रही। बाहर बारिश हो रही थी। सुबह से ही हल्की बारिश हो रही थी और उदास आसमान शहर पर अपना दबाव डाल रहा था, जिससे सब कुछ भारी और नीरस लग रहा था। कोइजुमी अकाको खिड़की से बाहर खाली निगाहों से देख रही थी, तभी कक्षा के कई छात्र छुपकर उसे देख रहे थे। जब भी वह उनकी तरफ देखती, वे बेचैन किशोर लड़के तुरंत अपनी नजरें हटा लेते और शर्म से लाल हो जाते। ओह! कोइजुमी अकाको को अब आश्चर्य नहीं होता था। आखिरकार यह तो स्वाभाविक ही था। वह अपनी सुंदरता से भली भांति परिचित थी और इस पर अत्यधिक आत्ममुग्ध भी थी। जादू की मदद से वह दुनिया के लगभग हर पुरुष को मोहित कर सकती थी। अकाको, स्कूल के बाहर से कोई तुमसे मिलने आया है। कक्षा की शिक्षिका अचानक दरवाजे पर प्रकट हुई और कक्षा में आवाज लगाई। कोइजुमी अकाको ने आश्चर्यचकित होकर पलकें झपकाईं। उसे स्कूल के बाहर कोई ऐसा व्यक्ति याद नहीं आ रहा था जो उससे मिलने आता। सच तो यह है कि अपने घमंड में डूबी होने के कारण उसने कभी किसी को सच्चा दोस्त नहीं माना था। शायद नाकामोरी आओको को आधा दोस्त माना जा सकता था। अभी भी असमंजस में डूबी कोइजुमी अकाको खड़ी हुई और कक्षा से बाहर चली गई। कक्षा शिक्षिका के पीछे पीछे गलियारे में जाते हुए उसने आगंतुक को देखा। शुभ दोपहर, कोइजुमी अकाको-सान। उस बेहद आकर्षक व्यक्ति ने उसका अभिवादन किया। उनकी आवाज मधुर और बौद्धिक थी और उनकी निर्मल आंखों में कोइजुमी अकाको के आश्चर्यचकित भाव झलक रहे थे। वह मुस्करा रहा था, लेकिन उसके चारों ओर मृत्यु का काला साया छाया हुआ था। आप मेरी खोई हुई चीज ढूंढने में मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अंदर कुछ बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से यहां आकर अपना आभार व्यक्त कर रहा हूं। कोइजुमी अकाको के कुछ कहने से पहले ही हयाशी योशिकी ने शांत और विनम्रतापूर्वक बात की। पास ही खड़ी क्लास टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, अकाको, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जी शिक्षक जी, क्या मुझे कोइजुमी-सान को निजी तौर पर धन्यवाद देने के लिए कुछ पल अकेले मिल सकते हैं? बस कुछ मिनट। बिल्कुल, श्री हयाशी, कृपया आगे बढ़े। वाह, प्रसिद्धि के फायदे। कम से कम जब हयाशी योशिकी एकोडा हाई स्कूल पहुंचे, तो उन्हें केवल एक बिजनेस कार्ड देना था और एक तर्कसंगत कारण बताना था, और उन्हें बिना किसी समस्या के तुरंत प्रवेश दे दिया गया था। तुम कौन हो? कोइजुमी अकाको ने संदेह और सावधानी से उसकी ओर देखा। कृपया घबराइए मत, कोइजुमी-सान, हयाशी योशिकी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। आप वही मायावी ज्योतिषी हैं, है ना? फिर मुझे कैसे पता चला? कोइजुमी अकाको के चेहरे पर उदासी छा गई। उसकी लाल आंखें सिकुड़ गईं। क्या उसने जादू का इस्तेमाल किया था? उसका व्यक्तित्व भयावह था, लगभग राक्षसी। दरअसल, उस दिन जब आप भविष्यवाणी कर रहे थे, मैंने देखा कि आपका हाथ लबादे के नीचे था। फिर वह एक बहुत ही पतला, युवा हाथ था। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि आप एक किशोरी हैं। इसके अलावा, मैंने जो जानकारी इकट्ठा की है, उसके आधार पर, ज्योतिषी आमतौर पर स्कूल के बाद और रात के खाने से पहले के समय में दिखाई देता है, कभी-कभी सप्ताहांत में भी। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि आप पास के किसी स्कूल में छात्रा हो सकती हैं। और अंत में, कोइजुमी-सान का तबादला इसी साल एकोडा में हुआ था, है ना? और संयोग से, उस मायावी ज्योतिषी के बारे में अफवाहें आपके तबादले के बाद ही सामने आने लगीं। बेशक, मैंने आपको इसलिए नोटिस किया क्योंकि आप... खैर, आपको नजरअंदाज करना मुश्किल है। वरना, एकोडा हाई स्कूल में इतने सारे छात्रों के बीच किसी एक को ढूंढना आसान नहीं होता। यह एक ऐसा अनुमान था जिसे उत्तर को जानते हुए तैयार किया गया था, एक तैयार स्क्रिप्ट जिसे हयाशी योशिकी ने पूर्वाभ्यास किया था। कोइजुमी अकाको को इतनी सीधी सादी व्याख्या की उम्मीद नहीं थी। उसकी गहरे लाल रंग की आंखों में पल भर के लिए उलझन झलकती रही, फिर वे फिर से तेज हो गईं। अगर ऐसा है भी, तो भी तुम सामान्य इंसान नहीं हो सकते। तुम क्या चाहते हो? मुझे बस एक मदद चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप किसी का असली नाम बता दें। हयाशी योशिकी ने इसे यथासंभव शांत स्वर में कहा। बाहर से शांत दिखने के बावजूद, वह अंदर से तनाव में था। उसने कहा था कि वह सामान्य नहीं था। यह चिंताजनक था। डेथ नोट को छोड़कर वह खुद को एक साधारण व्यक्ति समझता था। क्या उसने अनजाने में कुछ उजागर कर दिया था? या फिर क्या बात सिर्फ इतनी थी कि भविष्यवाणियों में उनके विश्वास ने उन्हें शंकालु बना दिया था? या क्या यह चुड़ैल सचमुच कुछ ऐसा महसूस कर सकती है जो दूसरे नहीं कर सकते? यह चिंताजनक था। दरअसल, कोइंट्रो कोड नाम मिलने के कुछ ही समय बाद,
हयाशी योशिकी ने संगठन के इंट्रानेट पर मौजूद ढेर सारे अस्पष्ट डेटा को खंगाला था, जिनमें से कुछ में जादू का जिक्र था। यहां तक कि ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पास कायाकल्प करने वाली दवा और उन्नत ब्लैक तकनीक थी, के पास भी इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं था। फिर भी सतर्क होने के बावजूद वह घबराया नहीं। उसका इरादा कभी भी बिना तैयारी के किसी चुड़ैल के पास जाने का नहीं था। जैसा कि मैंने कहा, किसी व्यक्ति का नाम जानने के लिए मुझे ऐसी किसी चीज की आवश्यकता होती है जो उनकी आभा या व्यक्तिगत गुणों से ओतप्रोत हो। यही आवश्यकता है। मैं आपके लिए आवश्यक सामान ले आया हूं। हायाशी योशिकी से ऑटोग्राफ प्राप्त करते हुए कोइजुमी अकाको ने उस पर एक नजर डाली और कहा, ठीक है। इसे पिछली बार जो भविष्यवाणी मैं करने में असफल रही थी, उसे पूरा करना मान लेते हैं। लेकिन 100% सटीक उत्तर की उम्मीद मत करना। पूर्ण सटीकता की गारंटी देना असंभव है। हालांकि हायाशी योशिकी निराश नहीं था, उसने पूछा, ठीक है। जब तक कोई संभावना है। बदले में, कोइजुमी-सान, मैं आपकी शर्तें मानने को तैयार हूं। कोई शर्तें हैं? अगर मैं तुम्हारा रहस्य जानना चाहूं तो क्या होगा? चुड़ैल ने बिना हिचकिचाए, गर्व और सीधेपन से पूछा। उसके लिए, उसकी मृत्यु की आभा इतनी भयावह थी कि वह उसे छू भी नहीं सकती थी। फिर भी, सहज रूप से उसका मन वहां से भागने का कर रहा था। लेकिन वही अंधकार उसे आकर्षित करता था। यह ऐसी चीज थी जिसका सामना उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं किया था। हायाशी योशिकी के चेहरे से मुस्कान कभी नहीं हटी। जैसे कि मैं अपना रहस्य किसी को बता दूंगी। लेकिन उन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया, ठीक है। अध्याय 42 से 42, क्या यह कॉइंट्रो हो सकता है? मैं समझ गया। क्या आप कह रहे हैं कि मेरे आसपास एक बहुत ही डरावना माहौल है? एक काला, अशुभ सा आभा मंडल। यह तो वाकई सिरदर्द है। शायद इसका मेरी व्यक्तिगत क्षमता से कुछ लेना देना है। उनके चेहरे पर, जो आमतौर पर सौम्य मुस्कान से सजा रहता था, कोइजुमी अकाको ने एक कुछ जटिल भाव देखा। उसमें एक उदासी और अकेलेपन का भाव था। दरअसल, मैं कुछ हद तक कुछ लोगों की मौत का अनुमान लगा सकता हूं। उन्होंने मुस्कुराते हुए यह बात कही। हालांकि वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई कड़वा मजाक कर रहा हो। उसकी आंखों में जो भाव थे, उनसे नजरें मिलाना लगभग असहनीय था। क्या यह उदासी थी? या फिर शक्तिहीनता का एहसास? उनका निर्मल और सुंदर चेहरा सीधे कोइजुमी अकाको के सामने था। उनके चारों ओर व्याप्त मृत्यु का आभास और उनकी कोमल, सच्ची अभिव्यक्ति एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। फिर भी, यही विरोधाभास उनकी भावनाओं को और भी अधिक जीवंत बना रहा था। कोइजुमी अकाको चुपचाप सुन रही थी। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि उसके सामने खड़ा आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। उसकी निर्मल आंखों में कोई छल नहीं था। लेकिन शायद उसके शब्दों के पीछे कुछ छिपा हुआ था। उसे इसमें दिलचस्पी होने लगी। क्या आपके पास कोई सबूत है? और आपको इतना यकीन क्यों है कि मेरी भविष्यवाणी आपकी मदद कर सकती है? यह पहली बार था जब कोइजुमी अकाको का सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ था जिसके पास उसके अपने परिवार की तरह ही रहस्यमय शक्तियां थीं। पहली नजर में तो उसे अपने सामने खड़ा आदमी बेहद डरावना लगा था। लेकिन कुछ ही मिनटों की बातचीत के बाद उनके शब्द और व्यवहार अप्रत्याशित रूप से दयालु और सहज लगने लगे। बेशक, वह इतनी आसानी से अपनी सतर्कता कम नहीं करेगी। फिर भी, अपने जैसी तरह की किसी व्यक्ति से मिलना दुर्लभ था और स्वाभाविक रूप से उसके दिल में जिज्ञासा जागृत हो जाती थी। जिस तरह कोइजुमी-सान मुझ में कुछ अनोखा महसूस कर पाई, उसी तरह मैं भी आप में कुछ बहुत खास देख पाई। सबूत के तौर पर। डिंग लिंग लिंग लिंग। कक्षा समाप्त होने की घंटी बजी और उसके तुरंत बाद छात्र अपनी कक्षाओं से बाहर निकलने लगे। कोइजुमी अकाको दोबारा बोलने ही वाली थी कि विद्यार्थियों की भीड़ में से कुछ लड़कियों की नजर हायाशी योशिकी पर पड़ गई। अरे! क्या यह जाना पहचाना नहीं लग रहा? अरे! वो टीवी पर था। क्या यह हायाशी योशिकी सेंसेई नहीं है? गंभीरता से। क्या, कृपया मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। देखते ही देखते, हायाशी योशिकी उत्साहित लड़कियों के एक समूह से घिर गया। हो सकता है कि शुरू में उनमें से सभी उसे पहचानते न हों, लेकिन कई लोग बस उस हंगामे में शामिल होने के लिए आए थे। और एक स्कूल में, सबके पास जो एक चीज आसानी से उपलब्ध थी, वह थी कलम और कागज। हायाशी योशिकी ने मुस्कुराते हुए उन सभी के लिए ऑटोग्राफ दिए। हमेशा की तरह, उन्होंने जानबूझकर अपने हस्ताक्षर में कुछ अक्षरों की वर्तनी गलत लिखी, यह उनकी अपनी खास शैली का एक छोटा सा स्पर्श था। कोइजुमी अकाको ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना लोकप्रिय होगा। अन्य छात्रों से थोड़ी बहुत जानकारी मिलने के बाद, उसे पता चला कि वह एक रहस्य उपन्यासकार और एक जासूस है। एक जासूस? तो फिर वह बुरा इंसान नहीं हो सकता। आखिरकार, वह खुद भी एक हाई स्कूल की छात्रा ही थी और उसके विचार, भले ही चतुराई भरे थे, फिर भी अपेक्षाकृत सरल थे। उसके चारों ओर बढ़ती भीड़ को देखकर उसने वहां रुकने का फैसला नहीं किया और जाने के लिए मुड़ गई। हालांकि वह स्कूल की छात्राओं की उन्मादी ऊर्जा में खिंचा चला जा रहा था, फिर भी हायाशी योशिकी का कुछ ध्यान कोइजुमी अकाको पर था। दरअसल, वह कक्षा समाप्त होने पर विशेष रूप से उसे ढूंढने आया था।
हालांकि उसे किसी तरह के टकराव की आशंका नहीं थी, फिर भी सावधानी बरतना हमेशा बेहतर होता था। सार्वजनिक रूप से और विशेष रूप से गवाहों से घिरे होने पर कोइजुमी अकाको जादू का इस्तेमाल करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। यह सोचते हुए हायाशी योशिकी ने लड़कियों की भीड़ की ओर देखकर शालीनता से मुस्कुराया। कृपया जल्दी न करें, एक बार में एक ही व्यक्ति। क्या आप भी इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? बिल्कुल। मुझे खुशी है कि आपने मेरी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मैं उन्हें स्कूल लाने की सलाह नहीं देता। कृपया एक क्षण। ठीक है, खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, ठीक है। इसी बीच एक उपनगरीय सड़क पर एक सैर के दौरान वोडका, जिनकी पसंदीदा कार चला रहा था। दिन भर बारिश रुकी ही नहीं। काली पोर्श 356 चिकनी सड़कों पर सरपट दौड़ रही थी। विंडशील्ड पर हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थीं, जिन्हें वाइपर लयबद्ध तरीके से साफ कर रहे थे। वोदका एक बेहद स्थिर चालक था। यात्री सीट पर बैठा जिन मिशन की जानकारी संदेश के माध्यम से अपने साथियों को भेजने में व्यस्त था। तूफानी मौसम के बावजूद उसे जरा सा भी झटका महसूस नहीं हुआ। टकराना। अचानक गाड़ी में जोरदार झटका लगा। बाहर से एक तेज आवाज आई और जिन ने तुरंत अपने फोन से नजरें हटाईं। भाई, लगता है हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। वोडका ने सबसे पहले बोलना शुरू किया, फिर उसके चेहरे पर एक भयानक विचार आया और वह जम गया। क्या यह कॉइंट्रो हो सकता है? दरवाजे खोल दो। जिन की आवाज धीमी और भावहीन थी। वोदका चौंक गया और तुरंत बात मान ली। उसने देखा कि उसके बड़े भाई ने पहले ही अपनी सीट बेल्ट खोल ली थी और यात्री की तरफ की खिड़की नीचे कर रहा था। फिर वोडा ने भी तुरंत ऐसा ही किया, अपनी सीट बेल्ट खोली और वाहन की गति धीमी करने लगा। अंततः पोर्श 356 सड़क के किनारे आकर धीरे धीरे रुक गई। कुछ नहीं हुआ। फिर कार के अंदर दोनों चुप रहे। जिन ने चारों ओर नजर घुमाई, आगे की सड़क का जायजा लिया और दोनों साइड मिरर में भी देखा। कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। सबसे बाहरी लेन में केवल एक बड़ा ट्रक गुजरा और धुंध भरी बारिश में गायब हो गया। चले जाओ, जिन ऑर्डर किया गया। वोडका ने ड्राइवर की तरफ का दरवाजा खोला, जबकि जिन यात्री की तरफ से बाहर निकली। लगातार बारिश होती रही। वोडका पिचके हुए टायर के पास झुककर बैठ गया और ध्यान से उसकी जांच करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा। भाई, किसी नुकीली चीज से टायर पंचर हो गया था। टपक टपक, वूश वूश। अचानक बारिश तेज हो गई। पल भर में दोनों आदमी पूरी तरह भीग गए। फिर जिन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह वापस कार में चढ़ गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। वोडका वापस ड्राइवर की सीट पर बैठा और उसने अपना दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसने अपनी आस्तीनों से पानी झाड़ा और कहा, मैंने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी। दोबारा सोचने पर लगता है कि कॉइंट्रो बिना किसी कारण के ऐसा कुछ नहीं करेगा। गाड़ी की देखभाल के लिए किसी को बुला लो। सही। वोडका ने अपना फोन उठाया और व्यवस्थाएं करने लगा। बाहर बारिश और तेज हो गई और काफी देर तक बारिश की चादर के नीचे काली पोर्श कार स्थिर खड़ी रही। अध्याय 43 से 43, भविष्यवाणियां और मृत्यु पत्र पर समय का प्रभाव। रात के समय चुड़ैल की शक्ति और भी बढ़ जाती है। यदि पूर्णिमा हो तो जादुई ऊर्जा सामान्य से भी अधिक शक्तिशाली हो जाती है। कोइजुमी अकाको एक एकांत पश्चिमी शैली के विला में रहती है और उस विला का तहखाना जादू टोने के लिए उसका पवित्र स्थान है। एक ऐसी जगह में जो कमरे से ज्यादा पत्थर की गुफा जैसी दिखती थी, जहां केवल मशालों और अनुष्ठानिक मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी थी। कोइजुमी अकाको अंदर गई और लाल धुएं से भरे एक विशाल कड़ाहे के सामने खड़ी हो गई। मुझे अजगर की मूछें, जलपरी के आंसू और कप्पा की आंखें लाओ। जैसे ही उसने बात की, अंधेरे से एक छोटा आदमी निकला और जवाब दिया, हाँ। कुछ ही देर बाद वह अनुरोधित सामग्री को एक ट्रे में करीने से सजाकर वापस लौटा। कोइजुमी अकाको ने एक एक करके उन्हें गहरे लाल रंग के तरल में डाल दिया। लाल धुआं घना होता गया। यह देखकर मैं इस हस्तलेख को उस व्यक्ति के नाम के माध्यम के रूप में प्रस्तुत करता हूं जिसका नाम खोजा जा रहा है। उसने हस्ताक्षर की हुई पर्ची को उबलते हुए घोल में डाल दिया, फिर अपनी सर्प के आकार की छड़ी उठाई और मिश्रण को धीरे धीरे हिलाया। हिलाते हुए वह मंत्रोच्चार कर रही थी। हेड्स के दानव, अंधकार के राक्षसों के सरदार, मुझे शक्ति प्रदान करो, मुझे अपना ज्ञान प्रदान करो। अंधकारमय पाताल लोक का स्वामी, जिसने स्वर्ग के साथ विश्वासघात किया। ल्यूसिफर, मैं तुम्हें अभी बुलाता हूं। अचानक लाल तरल में जोरदार झाग उठने लगा। मशालों की रोशनी से जगमगाते शांत तहखाने में हवा का एक झोंका आया और कड़ाही से एक आकृति के आकार की नीली लौ फूट पड़ी। किसकी हिम्मत है मुझे बुलाने की? मेरी आज्ञा का पालन करो, लूसिफर, कोइजुमी अकाको ने शांत और सख्त स्वर में कहा। इस लिखावट को लिखने वाले व्यक्ति का असली नाम बताओ। इली गुंटर वॉन। ज्वाला के आकार वाले उस प्राणी ने धीरे से नाम बुदबुदाया। फिर वह कोइजुमी अकाको की ओर मुड़ा, उसकी आवाज गहरी और गरजती हुई थी। तुम मुझे आदेश देने वाले कौन होते हो? बकवास बंद करो, उसने बिना हिचकिचाए गुस्से से कहा। मुझे हायाशी योशिकी का रहस्य बताओ। वह आकृति आगे की ओर झुकी।
जैसे ही लूसीफर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब पहुंचा, नीली लौ और भी तेज हो गई। जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, उसका शरीर फट गया। कक्ष में एक जोरदार धमाका गूंज उठा और नीली लपटें चकाचौंध कर देने वाली आतिशबाजी की तरह फूट पड़ी। कोइजुमी अकाको के पीछे उसकी वफादार नौकरानी ने हैरानी से चिल्लाकर कहा, असंभव, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। रेड मैजिक वंश द्वारा प्रदत्त पवित्र कानूनों के अनुसार किसी अनुष्ठान के दौरान बुलाया गया दानव तब तक विलीन नहीं हो सकता जब तक कि बुलाने वाला स्वयं जादुई संबंध को तोड़ न दे। कोइजुमी अकाको भी हैरान रह गई। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने अपनी जीभ से एक आवाज निकाली, छी, कितना परेशान करने वाला है। अब मैं उसका रहस्य कैसे उजागर करूंगी? यदि आप किसी की मृत्यु के समय को नियंत्रित करने के लिए डेथ नोट का उपयोग करते हैं, तो यह उनके नाम लिखे जाने के क्षण से वास्तविक मानव समय के 30 दिनों के भीतर होना चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा से अधिक हो जाता है, तो प्रविष्टि अमान्य हो जाती है और लक्ष्य की हृदय गति रुकने से तुरंत मृत्यु हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो, अगर हयाशी योशिकी 1 जनवरी को डेथ नोट में किसी का नाम लिखता है और 24 जनवरी को मृत्यु का कारण बताता है, तो यह नियम लागू होता है। लेकिन अगर वह 25 जनवरी लिखता है, तो नियम टूट जाता है और पीड़ित की 40 सेकंड बाद दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। उस नियम का परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब से हयाशी योशिकी ने इस दुनिया में समय के विकृत प्रवाह को देखा, तब से उन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। मान लीजिए आज 1 जनवरी है और कल 24 फरवरी हो जाएगी। अगर मैं उस तारीख के लिए किसी की मृत्यु दर्ज करने की कोशिश करता हूं, तो डेथ नोट इसे स्वीकार नहीं करेगा, यह प्रविष्टि को अमान्य मानता है और डिफॉल्ट रूप से दिल का दौरा पड़ने की घटना को ट्रिगर करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो, डेथ नोट इस दुनिया के विकृत कैलेंडर द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। यह सख्ती से वास्तविक मानवीय समय का पालन करता है, 23 दिनों के भीतर। लेकिन उसने नोटबुक के शुरुआती पन्नों में से एक पर लिखे एक खास नाम पर नजर डाली। उसकी आंखें चमक उठीं। ओटोहारा कुरो। अत्यधिक शराब पीने के कारण मस्तिष्क में रक्त का दौरा पड़ने से 3 मार्च को शाम 7:41 बजे उनका निधन हो गया। उन्होंने वह पोस्ट 14 फरवरी को लिखी थी, जो कि वैलेंटाइन डे था। तब से तारीख अस्थिर रही है, मार्च से फरवरी, फिर अप्रैल और फिर वापस मार्च में बदलती रही है। फिर भी 3 मार्च कभी नहीं आया। आज उस नाम को लिखे जाने के 25 दिन पूरे हो गए। ओटोहारा कुरो अभी भी जीवित था। इससे एक बात स्पष्ट हो गई, डेथ नोट इस दुनिया में समय के अवास्तविक प्रवाह से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसे इसके द्वारा धोखा दिया जा सकता है। अगर 3 मार्च कभी आता ही नहीं, तो शायद ओटोहारा कुरो की मौत कभी नहीं होती। और फिर भी, चूंकि मृत्यु की तारीख और कारण पहले ही दर्ज हो चुके थे, इसलिए वह भी सुरक्षित था, निर्धारित क्षण तक अछूत। दुर्भाग्यवश कल 3 मार्च है। हयाशी योशिकी ने दूसरों से इसकी पुष्टि की थी। डेथ नोट के उपयोगकर्ता के लिए समय का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसने अपने आसपास के लोगों से आने वाले दिनों की पुष्टि करने की आदत बना ली थी। फिर भी बदलते दिनों ने वास्तव में उन्हें बाधित नहीं किया था। अगर आज 1 जनवरी होती और कल रातों रात फरवरी हो जाती, तो वह बस इतना लिखता, योसुके काओनुमा। 1 जनवरी को 13:53 बजे एक क्रिया की। अगले दिन 14:02 बजे मृत्यु हो गई। इस तरकीब की मदद से वह समय सीमा के भीतर रहते हुए भी नियमों को तोड़ सका। इसलिए समय की विसंगतियों के कारण नोटबुक का उपयोग करना थोड़ा अधिक जटिल हो गया था। उन्होंने इसे और भी अधिक बहुमुखी बना दिया। और हयाशी योशिकी हमेशा इसके उपयोग के नए नए तरीके सोचते रहते थे। अध्याय 44 से 44, यह सर्वविदित है कि डेथ नोट धारक लोकप्रिय हस्तियों को आकर्षित करते हैं, मिस्ट इली गुंटर वॉन। क्या ऐसा है? कोइजुमी अकाको से मिलने के ठीक अगले दिन हयाशी योशिकी को उससे एक पत्र मिला। आधुनिक युग में रहने वाले कुछ जादूगरों के विपरीत, जिन्हें अभी भी समकालीन तकनीक का उपयोग करने में कठिनाई होती है, मिस विच आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से अनुकूलित थीं। उन्होंने और योशिकी ने पहले ही एक दूसरे के फोन नंबरों का आदान प्रदान कर लिया था। उसने टेक्स्ट मैसेज में लिखे नाम को काफी देर तक घूर कर देखा, फिर डेथ नोट खोला और अपनी डेस्क पर रखे पेन होल्डर से एक पेन निकाला। उन्होंने सबसे पहले मृतक का नाम और मृत्यु का कारण लिखा। फिर उन्होंने समय बताया और यह भी विस्तार से बताया कि यह सब कैसे होगा। यह डायरी लिखने जैसा था, 1.5 पन्ने की साफ सुथरी, सावधानीपूर्वक योजना। हयाशी योशिकी की लिखावट सुंदर और सुरुचिपूर्ण थी। पूरा होने पर समान दूरी पर लिखे गए अक्षरों ने पाठ को लगभग कलात्मक रूप दे दिया। अब उसे बस इंतजार करना था। कुछ खाली समय मिलने पर योशिकी ने अपने आगामी कार्यों की सूची की समीक्षा की। किसी अल्पसंख्यक भाषा को सीखें। ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के उच्च पदस्थ सदस्यों की तस्वीरें और उनके असली नाम प्राप्त करें। संयोगवश योशिकी को उस रात बार में हुई अनौपचारिक बातचीत के दौरान वोडका का असली नाम पता चल गया था। वोडका की बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व को देखते हुए यह नाम संभवतः असली ही था। यदि ऐसा है, तो उओजुका सबुरो के साथ दिखाई देने वाला नाम कुरोसावा जिन, संभवतः जिनका असली नाम भी था। शायद वह कोइजुमी अकाको से इसकी पुष्टि करने के लिए कह सकता है। और अगर उन्हें करासुमा रेन्या की तस्वीर मिल जाए तो इससे सब कुछ बहुत सरल हो जाएगा।
इस दुनिया में आने से पहले ही हायाशी योशिकी को पता था कि ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन का सरगना करासुमा रेन्या था, जो 50 साल पहले का एक बेहद अमीर आदमी था। उसकी दौलत सुजुकी समूह या ओका परिवार की दौलत से भी कहीं ज्यादा थी। रिकॉर्ड बताते हैं कि 40 साल पहले ही उनकी उम्र 100 साल से अधिक हो चुकी थी और किसी तरह वह आज भी जीवित थे। काश योशिकी को करासुमा का चेहरा साफ साफ याद होता तो वह डेथ नोट में करासुमा का नाम लिख सकता था और उसे हेरफेर करके सभी आंतरिक फाइलें लीक करवा सकता था, जिससे योशिकी को पूरे संगठन पर नियंत्रण मिल जाता। योको ओकिनो, आज मैंने आपके दिए सुझाव का इस्तेमाल करके एक चीनी रेस्टोरेंट ढूंढा और यह बहुत ही शानदार था। छवि.jpg। उसके पानी के गिलास के पास रखे फोन में हल्की सी झंझनाहट हुई। योशिकी ने फोन उठाया और देखा कि संदेश योको ओकिनो की तरफ से था। उस दौर में जब मैसेजिंग सीमित थी और इंटरनेट अभी शुरुआती दौर में था, लोग अधिकतर फोन या एसएमएस के जरिए बातचीत करते थे। तस्वीरें भेजने के लिए अब अप्रचलित हो चुके एमएमएस फीचर की आवश्यकता होती थी। तस्वीर में मेज पर पकौड़ी से भरी 2 गर्मागर्म टोकरियां दिखाई दे रही थीं, जिनके बगल में एक ठंडा पेय रखा हुआ था। योशिकी, शियालोंगबाओ, ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। योको ओकिनो, हाँ, बहुत रसीला है और हर पकौड़ी के अंदर सूप भी है। योको ओकिनो, ये गर्मागर्म थे और ठंडी खुबानी की वाइन के साथ इनका स्वाद लाजवाब था। मुझे बहुत मजा आया। योशिकी, तो क्या मिस योको शराब पीती हैं? योशिकी, मैं भी इसे कभी न कभी आजमाना चाहूंगा। उनकी हालिया मुलाकात के बाद से योको ओकिनो उसे अधिक बार संदेश भेजने लगी थी। उसने आइडल की गतिविधियों, शूटिंग सेट और कभी कभी रोजमर्रा के विचारों के बारे में जानकारी साझा की। उसके शब्दों में चमक और जीवंतता भरी थी, वह सचमुच जीवन और जिज्ञासा से भरपूर लड़की लग रही थी। योशिकी के दृष्टिकोण से जब कोई लड़की आपको किसी रेस्तरां के बारे में सुझाव देती है तो इसका मतलब आमतौर पर एक छिपा हुआ निमंत्रण होता है। वह वास्तव में पूछेगी या नहीं, यह उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। योको ओकिनो, क्या आपको चीनी खाना पसंद आएगा, योशिकी-कुन? योको ओकिनो, मेनू में अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें मैं आजमाना चाहती हूं। अगर आप कभी खाली हों तो क्या हम साथ चल सकते हैं? योशिकी, बेशक। योशिकी, लेकिन इसमें कुछ दिन लग सकते हैं। योको ओकिनो, जरूर। चलो बाद में मिलते हैं, योशिकी-कुन। उसने अंत में एक प्यारा सा इमोजी भी जोड़ दिया। क्या यह स्नेह था? देखा जाए तो लाइट यागामी भी पॉप आइडल मीसा अमाने का दिल जीतने में कामयाब रहे थे। उस कहानी के अनुसार लाइट की मौत के बाद वैलेंटाइन डे पर मीसा ने दुखद रूप से आत्महत्या कर ली थी। योशिकी ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह मृतकों का न्याय करने वालों में से कभी नहीं थे, न तो उनकी प्रशंसा करते थे और न ही उनकी निंदा करते थे। लाइट यागामी के बारे में उनकी एकमात्र राय कृतज्ञता ही थी। आखिरकार लाइट ने डेथ नोट की अधिकांश कार्यक्षमता का पहले ही परीक्षण कर लिया था, जिससे योशिकी को परेशानी से मुक्ति मिल गई थी। योको को ओके का जवाब देने के बाद हायाशी योशिकी ने डेथ नोट से एक खाली पन्ना फाड़ा, उसे अपनी नोटबुक में रखा और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। 10 मिनट बाद मिवा सेकंड अपार्टमेंट्स के भूमिगत पार्किंग गैराज से एक चिकनी चांदी की सेडान कार निकली। समय 16:31। योशिकी एकोडा शहर जा रहा था। उसने स्थानीय अखबार में काइटो किड का एक विज्ञापन देखा था। विज्ञापन में दावा किया गया था कि किड आज रात 8 बजे एकोडा संग्रहालय से एक कलाकृति चुराएगा। स्पाइडर के जापान में एक भ्रमणशील जादूगर के वेश में आने के बाद किड का यह पहला कदम होगा। और इसका मतलब यह था कि स्पाइडर भी शायद कोई कदम उठाएगा। रिंग 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 रिंग। उनका दूसरा फोन बजा। यह जिन का फोन था। उन्होंने उत्तर दें बटन दबाया। नमस्ते, मैं हूं। आज रात 10:30 बजे बार में आ जाना। आज रात, योशिकी ने लेन बदलते हुए सड़क पर नजर रखते हुए कहा। शायद मुश्किल होगा। मुझे अब निकलना होगा। अगर कोई नया लक्ष्य हो तो मुझे फाइल भेज दीजिए। मैं उसे देख लूंगा और आपको बता दूंगा। फिलहाल आपके लिए कुछ नहीं है। लेकिन कोइंट्रो, एक जासूस के रूप में आपकी सार्वजनिक प्रसिद्धि कम होने लगी है। संगठन की अपेक्षाओं को मत भूलिएगा। खैर, अगर कोई मामला ही नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी बीच कोगोरो मोरी की प्रसिद्धि एक बार फिर से बढ़ रही थी, जिसका श्रेय कोनन एडोगावा को जाता है, जो स्लीपिंग कोगोरो के पीछे असली प्रतिभा के धनी थे। चिंता मत करो, यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। मैं जल्द ही एक नया मामला उठा लूंगा, बल्कि बहुत आसानी से। जिन ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद फोन कट गया। क्या आप बस संयोगवश मिलने वाले किसी मामले की तलाश में हैं? क्या इस कोइंट्रो नाम के व्यक्ति का मतलब एक मनगढ़ंत कहानी बनाना था? अध्याय 45 से 45। आपका सप्ताहांत शुभ हो, श्रीमान गुंटर। कितना मुश्किल छोटा शैतान है। कुना। कोई बात नहीं, यह ज्यादा दिलचस्प है। अंततः मकड़ी के जाले में फंसा शिकार अंततः खा लिया जाएगा। रात 8:21 बजे एकोडा सिटी संग्रहालय। द्वितीय जांच प्रभाग की पुलिस ने अभी तक संग्रहालय के चारों ओर लगी नाकाबंदी नहीं हटाई थी। बाहर प्रेस के सदस्य सुरक्षा अभियान की विफलता के बारे में अधिकारियों से उत्साहपूर्वक साक्षात्कार लेना जारी रखे हुए थे।
इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हाई स्कूल के जासूस हाकुबा सागुरु भी पत्रकारों के घेरे में आ गए। अराजकता के बीच काले वस्त्रों में लिपटा हुआ गुंटर इली अंधेरे से बाहर निकला। अपने सुनहरे बालों को छिपाने के लिए उसने काले रंग की हुड वाली विंड ब्रेकर जैकेट पहनी हुई थी और अपने चेहरे के ऊपरी हिस्से पर एक चमकता हुआ लाल मुखौटा लगाया हुआ था। शांत और संयमित होकर वह संग्रहालय से मुड़ गया। मुखौटे के नीचे उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान उभर आई। उसका सामना पहले ही काइटो किड से हो चुका था। हालांकि यह एक छुपकर किया गया हमला था, लेकिन काइटो किड उसके भ्रम में फंसने के बाद पूरी तरह से बेबस साबित हुआ। अगर हाकुबा सागुरु ने अचानक हस्तक्षेप न किया होता तो वह मशहूर चोर अब तक लाश बन चुका होता। अब अपनी श्रेष्ठता को लेकर आश्वस्त स्पाइडर को आज रात उसे मारने की कोई जल्दी नहीं थी। वह चुपचाप चला गया। ठीक रात 8:36 बजे वह एक पल के लिए रुका, फिर ऐसे चलने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। रात एकदम शांत और स्थिर थी। एक सुनसान गली में चांदी के रंग की EW210 मर्सिडीज बेंच खड़ी थी। जब गुंटर इली पहुंचे तो वे सीधे कार के पास गए और यात्री तरफ का दरवाजा खोला। बैठते ही उसने बोलना शुरू कर दिया। मेरे भ्रम का सार मेरे द्वारा पहने जाने वाले इमेजिंग उपकरण में निहित है। यह एक विशिष्ट लाल प्रकाश उत्सर्जित करता है जो एक गंधहीन गैस के साथ मिलकर एक सम्मोहक अवस्था उत्पन्न करता है। उस समाधि की अवस्था के कारण लोग अपने अवचेतन मन की सुरक्षा को कम कर देते हैं। इसके बाद जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह एक प्रकार की उन्नत सम्मोहन क्रिया है। यह गैस धारणा को बढ़ाती है। यह भ्रम पैदा नहीं करती बल्कि कल्पना को तीव्र करती है। हवा में उड़ने या चलने की क्षमता। मैं इसे पारदर्शी ड्रोन और बारीक ढंग से समायोजित मकड़ी के जाले जैसी रस्सियों की एक प्रणाली की मदद से हासिल करता हूं। मैं इनका उपयोग लक्ष्यों को नियंत्रित करने या खुद को नियंत्रित करने के लिए करता हूं। हायाशी योशिकी ड्राइवर की सीट पर चुपचाप बैठा हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था। एक ऐसा हत्यारा जो पूरी तरह से तकनीक पर निर्भर था। मेरे कपड़ों के नीचे एक गैस रिलीज यूनिट है। गैस और जाले दोनों का संश्लेषण उन सामग्रियों का उपयोग करके किया गया है जिन्हें मैंने स्वयं प्राप्त किया है। इस गैस का मुख्य घटक एक विशेष मकड़ी प्रजाति से प्राप्त न्यूरोटॉक्सिन है। यह विष एक तरह की बेहोशी और फिर स्पष्ट मतिभ्रम पैदा करता है। मैंने इसे परिष्कृत करके एक रंगहीन, गंधहीन वायुजनित यौगिक बना दिया है। मेरे बाएं हाथ की यह अंगूठी, यह मेरा तुरुप का पत्ता है। इसमें उस गैस का एक शक्तिशाली विस्फोट और साथ ही एक अंतिम उच्च तीव्रता वाली प्रकाश तरंग समाहित है। यह एक बार इस्तेमाल होने वाला आपातकालीन भ्रम पैदा करने वाला उपकरण है। उसने यह सब कुछ इस तरह प्रकट किया जैसे टूटी हुई माला से मोती बिखर रहे हों। लाल बत्ती और सम्मोहक गैस, ये दो मुख्य कारक थे। किसी कारणवश योशिकी को सम्मोहन पर आधारित एनीमे में अक्सर दिखाई देने वाले लाल रंग के चमकते पेन याद आ गए। इस दुनिया के पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटरों और स्पाइडर की अति उन्नत तकनीक के बीच का अंतर अवास्तविक सा प्रतीत होता था। उनके आविष्कार प्रोफेसर अगासा के अद्भुत उपकरणों के बराबर थे। अब भी मुस्कुराते हुए हायाशी योशिकी ने सिर हिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान गुंटर। लेकिन गैस के बारे में क्या आप यहाँ पूरा फार्मूला और तैयारी की प्रक्रिया लिख सकते हैं? उसने एक नोटबुक सौंप दी। कृपया यह भी बताएं कि कच्चा माल कहाँ से प्राप्त किया जाता है। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। स्पाइडर ने नोटबुक स्वीकार की और लिखना शुरू कर दिया। 5 से 6 मिनट बाद उसने उसे बड़े करीने से भरकर वापस कर दिया। हायाशी योशिकी ने इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रक्रिया जटिल नहीं थी। सामग्रियां आसानी से उपलब्ध थीं और भले ही तकनीकें अपरिचित थीं, उन्हें सीखने में कोई आपत्ति नहीं थी। यदि आवश्यकता हो तो वह हमेशा ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के संसाधनों पर भरोसा कर सकता था। यह सुनिश्चित करने के बाद कि अब किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने बोलना शुरू किया। मुझे बस इतनी ही जानकारी चाहिए। आप जा सकते हैं। आपका सप्ताहांत अच्छा बीते श्रीमान गुंटर। स्पाइडर कार से बाहर निकल गया। जाने से पहले उसने अपना सारा जादू का सामान यात्री सीट पर ही छोड़ दिया। योशिकी ने उस पर एक नजर डाली, फिर इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी चलाकर निकल गया। गुंटर इली। 27 अप्रैल की शाम 20:36 बजे मैं एकोडा सिटी लाइब्रेरी के पास एक गली में गया और शिंजुकू 414-1002 लाइसेंस प्लेट वाली एक चांदी की सेडान कार की यात्री सीट पर बैठ गया। अंदर पहुंचने के बाद मैंने अपनी मायावी क्षमताओं के पीछे के सारे रहस्य उजागर कर दिए। मैंने ड्राइवर की सीट पर बैठे व्यक्ति द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब दिया। उसके बाद मैं वाहन से बाहर निकला और अपने जादूटोने में इस्तेमाल किए गए औजारों को वहीं छोड़ दिया। इसके बाद मैं भ्रम पैदा करने वाले उपकरणों का एक नया बैच तैयार करके रखूंगा। इसे 15 दिनों में बेका होटल के तिजोरी नंबर 47 में जमा कर दिया जाएगा। यह चाबी होटल के फ्रंट डेस्क पर स्पाइडर पासवर्ड के साथ जमा करनी होगी। मैं अपने पेशे में सारी रुचि खो दूंगा, हत्यारे का रास्ता छोड़ दूंगा और एक सामान्य जीवन जीने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करूंगा। इस नाम के लिखे जाने के 22 दिन बाद ठीक सुबह 3:55 बजे स्थानीय समय के अनुसार मैं अपने कमरे की दीवार पर खून से रम शब्द लिखूंगा। तब मैं आत्महत्या कर लूंगा। डेथ नोट में मृत्यु की यही पटकथा लिखी गई थी। योशिकी ने बाद में किसी तीसरे पक्ष की मदद से होटल में छिपा हुआ माल वापस लेने की योजना बनाई थी।
और जहां तक अंतिम संदेश रम की बात है, उसने इसे केवल ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर अराजकता फैलाने के लिए जोड़ा था। अगर कोई विश्व प्रसिद्ध जादूगर अचानक आत्महत्या कर ले, तो यह निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनेगी। एफबीआई या अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को स्पाइडर के संगठन से जुड़े होने का संदेह होगा या नहीं, यह एक अलग मामला था, लेकिन यहां तक कि हाई स्कूल के छात्र हाकुबा सागुरु को भी पहले से ही इसका संदेह था। रम नाम जानबूझकर उत्तेजक था। अगर ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन और एफबीआई एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, तो और भी अच्छा होगा। दुर्भाग्यवश स्पाइडर आधिकारिक तौर पर चिड़ियाघर दुश्मन प्रकारों के लिए एफबीआई का आंतरिक रूपक का हिस्सा नहीं था, इसलिए पूर्ण युद्ध छिड़ने की संभावना नहीं थी। मुझे मौका मिलते ही इस नई क्षमता का परीक्षण करना होगा और मुझे कोइजुमी अकाको के साथ बेहतर संबंध बनाना शुरू कर देना चाहिए। सुनसान रात की सड़क पर गाड़ी चलाते हुए हयाशी योशिकी लगातार अपने मन में सोच रहा था। और हाँ, सम्मोहन तकनीकों में महारत हासिल करना अब मेरी प्राथमिकता सूची में शामिल था।